तो पहला प्रश्न क्या है अपने, पहला प्रश्न है राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है। तो प्रश्न पहला है हमारा, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है। आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शंस की बात करते हैं, गोकुल भाई भट्ट, बाल मुकुंद बिसा, जोरावर सिंह बारट, अमरचंद भाटिया। तो राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है, बाल मुकुंद बिसा को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। और गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट जो हैं उनको राजस्थान में जो सिरोही सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट जो था, और अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया की बात करें तो अमरचंद भाटिया जो प्रथम शहीद था, प्रथम शहीद था, प्रथम शहीद था किसका, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। कौन था, अमरचंद भाटिया। इसे क्या कहते हैं, तो इसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं, राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। और इसकी बात करें तो बाल मुकुंद बिसा, बाल मुकुंद बिसा है, उनको राजस्थान का जतीन दास क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई, भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, भूख हड़ताल के दौरान। इसी कारण इन्हें बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न अपना। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है अपना, उसकी बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है। जो राजस्थान की सूती वस्त्र मिल है, उनमें प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है। आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं तो, एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, द कृष्णा मिल्स, या उपरोक्त सभी। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल पूछिए, बाकी तीनों मिलें जो हैं वो सूती वस्त्र मिले हैं। और प्रथम पूछिए तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द कृष्णा मिल ब्यावर, द कृष्णा मिल्स ब्यावर। ये कहाँ पर है, ब्यावर में स्थित है। और द कृष्णा मिल्स ब्यावर जो है, इसकी स्थापना किसने की, तो सेठ दामोदर दास ने, सेठ दामोदर दास ने। इसके अलावा बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1889 में, सन 1889 में इसकी स्थापना हुई, द कृष्णा मिल्स ब्यावर, क्योंकि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। कृष्णा मिल्स ब्यावर के बाद दूसरी कौन सी है, तो एडवर्ड मिल ब्यावर, एडवर्ड मिल ब्यावर की स्थापना भी 1906 में हुई। कब हुई, 1906 में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है अपना, नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना है, यानी कि नोट बनाने की स्याही छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। भिवाड़ी में, टपुकड़ा में, शाहपुरा में, अनूपगढ़ में। तो नोट बनाने की स्याही छापने का कारखाना कहाँ पर है, तो भिवाड़ी खेरतल तिजारा में। भिवाड़ी कहाँ पर है, खेरतल तिजारा जिले में। ये नया जिला बना है खेरतल तिजारा, इस जिले में है भिवाड़ी। इसकी बात करें तो भिवाड़ी जो है वो, उसको क्या कहते हैं, नोट्स छापने की स्याही का बनाने का कारखाना भी है। और भिवाड़ी को आधुनिक मैनचेस्टर भी कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। तो राजस्थान का पहले मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता था, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बताते हैं, भिवाड़ी जो है उसको राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं। नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना भी यहाँ पर स्थित है। और अभी अभी जापान और इनके सहयोग से सर्वाधिक यहीं पर भिवाड़ी नीमका थाना यहाँ पर सर्वाधिक जो मतलब कि इकाइयाँ लगी जा रही हैं कारखानों की। अभी बात करें तो पहले किसको कहा जाता था, मैनचेस्टर, भीलवाड़ा जिले को, भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता था। और अभी आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। इसके अलावा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मुंबई को, जो मुंबई है उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है। उदा को, मालदेव को, जगदेव को, मिहिर भोज को। तो चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा चौहानों में पितृहंता, जगदेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जगदेव जो है वो चौहानों में पितृहंता है। इसने किसकी हत्या की थी, अपने पिता अर्णोराज की, अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। कब की थी, तो सन 1351 में, सन 1351-52 में इनकी हत्या की थी। इसके बाद बात करते हैं अगले, तो मालदेव, मालदेव राठौड़ों में पितृहंता है। राव गंगा की हत्या की थी, राठौड़ों में पितृहंता, पितृहंता।
इसने किसकी हत्या की थी? तो राव गांगई की, राव गांगई की हत्या की थी। इसके अलावा बात करें अपने तो उदा, उदा जो है वो कौन सा है? मेवाड़ में पितरन था। मेवाड़ में जो मेवाड़ का पितरन था, मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता कौन है? तो उदा है। उदा ने कुंभा की हत्या की थी, अपने पिता की कुंभा की हत्या की थी रणथंभौर दुर्ग में महादेव कुंड के पास, महादेव कुंड के पास अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। और मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का मतलब कि पितृहंता है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न क्या है अपना? रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जो रानी सागर तालाब में उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी जसमादे ने, रानी चांद कंवर ने, रानी उम्मादे ने, या फिर चौदाबाई ने? तो रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा राव जोधा की पत्नी चश्मा देने। चश्मा देने सन 1459 में, जब जब 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई, उसके बाद मतलब कि वहां पर मेहरानगढ़ में जो जलापूर्ति के लिए चश्मा देवी ने रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया। और इसके बाद बात करते हैं किसकी पत्नी थी? तो जोधा, राव जोधा जो था उसकी पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न, मेहमंद आभूषण पहना जाता है, जो मेहमंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ में, नाक में, सिर में, पैर में? तो मेहमंद आभूषण जो है उसका संबंध किससे है? तो सिर पर। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, सलूम्बर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? तो लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया पठार हमारे स्थित है सलूम्बर जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सलूम्बर जिले में। पहले उदयपुर जिले में था, जयसमंद झील के किनारे। जयसमंद जयसमंद झील के किनारे स्थित है कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के आसपास का कटा फटा पहाड़ जो है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो जयसमंद झील अभी सोलुम्बर जिले में है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न क्या है? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? जो हुरडा सम्मेलन था, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं इसका अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय में, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा बात करें तो हुरडा सम्मेलन की योजना किसने बनवाई थी? तो योजना बनाई थी संग्राम सिंह ने। इसके पिता संग्राम सिंह जो द्वितीय था, संग्राम सिंह द्वितीय ने, और जो जयपुर का सोई जय सिंह था, उन्होंने दोनों ने हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी। परंतु संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय ने जो हुरडा सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी। और हुरडा सम्मेलन की आयोजित कब हुआ? हुरडा सम्मेलन का आयोजन 1730 में, 32 में, 34 में, यहाँ पे 1736 में। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन सन 1734 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सन 1734 में। और इसके बाद बात करते हैं तो नवा प्रश्न, और हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ये पूछ ले हमें। तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठाओं को राजस्थान से भगाना। इस जो मराठे थे उनका राजस्थान से भगाना, और सभी राजपूत शासक इकट्ठा होकर उनसे युद्ध करने की तैयारी की थी। परंतु वो टाइम बीत जाने के कारण और उनकी मतलब कि ध्यान न देने के कारण वो युद्ध मराठे जीत जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित बांध में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राणा प्रताप सागर बांध, कान्ही सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध? तो चंबल नदी पर स्थित बांध है, चारों बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। इनमें से राजस्थान में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध फर्स्ट, सबसे प्रथम बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया था, और सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। ये कब बनाया गया था? 1959 में, 1958-59 में बनाया गया था। कब? 1958-59 में बनाया गया था गांधी सागर बांध। इसके बाद बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? तो ये कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है
कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। बाकी जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध दोनों जो है वो कहाँ पर है? कोटा में स्थित हैं। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की अपना। तो 10वां प्रश्न क्या है इसकी बात करते हैं। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर अधिकार कब किया था? यानी कि कुशाल सिंह चंपावत की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? 24 जनवरी 1858 को, 26 फरवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को, या 24 जनवरी 1859 को। तो कुशाल सिंह की पराजय के बाद जो कर्नल होम्स था, कर्नल ब्रिगेडियर होम्स था, इसका नाम क्या था? ब्रिगेडियर होम्स। जो कर्नल होम्स जो था उसने राजस्थान मतलब कि अहुआ पर अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1858 को अधिकार किया था कुशाल सिंह की पराजय के बाद अहुआ पर। और युद्ध कब हुआ था इनके बीच में? तो 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को इनके बीच में युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह की तरफ से पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह जो था वो लड़ने आया था लांबिया का पृथ्वी सिंह लड़ने आया था और कर्नल होम्स ने जीता था और 20 जनवरी के बाद 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न क्या है बात करते हैं। सबी नदी का उद्गम स्थल है, जो सबी नदी है उसका उद्गम स्थल किन पहाड़ियों से है? दिवेर की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो सबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सेवर की पहाड़ियां हैं वहां से साबी नदी का उद्गम है। बाकी साबी नदी जो है वो कोटपुतली बहरोड जिले की प्रमुख नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यानी इंपॉर्टेंट मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है साबी नदी कोटपुतली बहरोड जिले की। सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये जो है वो इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता बसी है। जोधपुरा सभ्यता इसी के कारण इसी के किनारे विकसित है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर विकसित है? तो साबी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न यह है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तब उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर है, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर क्या है? 42 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। तो अंतर कितना है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर अंतर है पूर्व से पश्चिम, 869 किलोमीटर, और दक्षिण उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। इनका अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर अंतर है। कितना? 43 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। ये तो चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और इनका अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा, मांगीलाल, रमेश चंद्र ओझा, भोगीलाल पांड्या। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रमेश चंद्र ओझा जो थे वो शाहपुरा प्रजामंडल के कौन थे? तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे। शाहपुरा प्रजामंडल का मतलब कि कब किया गया निर्माण? तो सन 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है। वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किस दुर्ग में की गई? यानी वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस दुर्ग में की गई? तारागढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, कागरोन दुर्ग में, सराड़ा दुर्ग में। तो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना की, वेली कृष्ण रुक्मणी की। और किस दुर्ग में की? गागरोन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग की जागीर जो है वो अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई थी। वहीं पर उसने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। और इसके बाद बात करते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? चक्री और धाकड़ नृत्य किस जाति से संबंधित है? चक्री और धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति से, कालबेलिया जनजाति से, नट जाति से, भील जाति से। तो चक्री और धाकड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंजर जनजाति से। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं चक्री और धाकड़ नृत्य। इसके अलावा बात करें कालबेलिया जाति के नृत्य, 4 नृत्य प्रसिद्ध हैं।
और चारों नृत्य आपको याद रखने हैं। इनमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कालबेलिया जाति से ही। कौन सा? पनिहारी और बांगड़िया, बांगड़िया, इंडोनी और एक कौन सा? संकरिया। ये चारों नृत्य जो हैं वो कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध हैं। और कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो भुलाबो हैं। और भील जाति के नृत्य, नट जाति के नृत्य, नट जाति का एक ही नृत्य पूछा जाता है, कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य किस जाति का है? तो नट जाति का नृत्य है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो 16वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कहाँ हुआ? धौलपुर में, भरतपुर में, कोटा में, नसीराबाद में। तो नसीराबाद तो हमारा आंसर कट हो गया, क्योंकि नसीराबाद एक छावनी थी जहां पर सबसे पहले 28 मई को विद्रोह हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले 28 मई को विद्रोह नसीराबाद छावनी में हुआ था। और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कोटा छावनी है, कोटा छावनी है, वहां पर सबसे बड़ा जन विद्रोह हुआ था। कोटा छावनी से संबंधित जो नेता हैं उनकी बात करें तो मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, और कौन थे? कौन थे? जियालाल और रतन चंद्र। जियालाल और रतन लाल, ये जो थे इसके मतलब कि मेन कौन थे? तो नेता थे। और कोटा का जो बर्टन था, कोटा का मेजर बर्टन जो था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी हत्या कर दी गई थी और पूरे शहर में घुमाया गया था। ये सबसे बड़ा जन विद्रोह था। इसमें जो राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह द्वितीय को 6 महीने तक नजरबंद रखा गया था। 6 महीने तक नजरबंद रखा गया था। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 की क्रांति में भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आंसर एक बार आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं एक एक बताता हूँ। मेक मोशन हमारे जोधपुर का था, हमने अभी बात की। बर्टन हमारे कोटा का था, इसकी भी बात की। ईडन और मॉरिसन, दोनों में से कौन सा हो जाएगा? मॉरिसन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉरिसन जो था वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बाकी ईडन, ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन ईडन था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्या है इसकी? बात करते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है अपना, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 18वां प्रश्न क्या कहता है? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, भगवान दास ने। तो जो हवा महल था, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण हमारे करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। कब करवाया था? सन 1799 में। इसके बाद बात करते हैं, तो हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। इसमें 5 मंजिला इमारतों को 5 मंदिरों के नाम से इसे नाम दिए गए हैं। और सोई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसी में, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? तो 19वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? चारों ऑप्शन में से ही आपका आंसर है, तो आंसर वो कमेंट कीजिए आप। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, जोधपुर शहर। सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? जयपुर शहर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयपुर शहर जो है वो सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला है। बाकी दुद्दू जिला जो है वो सबसे कम तहसीलों वाला, कम तहसीलों वाला जिला है। दुद्दू जिला जो है वो सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न क्या है अपना? 20वें प्रश्न की बात करते हैं, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ में शेरशाह सूरी की अधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी? जगत सिंह द्वितीय ने, भीम सिंह ने, उदय सिंह ने, कर्ण सिंह से। तो शेरशाह सूरी की सर्वप्रथम अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो सर्वप्रथम किसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो हमारे हो जाएगा भीम सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो
पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? प्रश्न नंबर पहला है हमारा। और बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाले जिले की, तो आंसर कमेंट कीजिए सलूम्बर, शाहपुरा, दुद्दू, डीग। कौन सा जिला जो है सबसे कम तहसीलों वाला है? तो कौन सा जिला? दुद्दू जिला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दुद्दू जिला जो है कम से सबसे कम तहसीलों वाला है। और सबसे कम उपखंड, सबसे कम उपखंड भी पूछ ले तो दुद्दू जिले में है। और सबसे ज़्यादा तो जयपुर में, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो जयपुर में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? केकड़ी जिला कितने जिलों से अलग होकर नया जिला बनाया गया है? जो केकड़ी जिला है वो कितने जिलों को अलग करके नया जिला बनाया गया है? एक, दो, तीन और चार। तो केकड़ी जो जिला है वो दो जिलों को अलग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, टोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न है, टोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर साथ में कमेंट करते चलना। कितने आंसर सही हो रहे हैं आपके वो भी याद रखते चलना। टोडगढ़ का किला अजमेर, टोंक, शाहपुरा, ब्यावर। आंसर कमेंट कीजिए। टोडगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हमारे ब्यावर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्यावर में है टोडगढ़ का किला। पहले अजमेर जिले में था। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो ब्यावर करेक्ट करना है, बाकी अजमेर जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, सही आंसर कमेंट कीजिएगा। संत पिपाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? कागरोन, बाड़मेर, बालोतरा, टोडा रायसिंह। तो पिपाजी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? पिपाजी का मंदिर है समदड़ी, बालोतरा में। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। समदड़ी, बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था और अभी कहाँ पर है? समदड़ी, समदड़ी बालोतरा में है। और संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा जी जो है वो, उनका पूरा नाम प्रताप सिंह था और गागरोन के शासक थे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, सुपर फास्ट रिवीजन क्लास होने वाली है ये हमारी। तो इस क्लास में आप डायरेक्ट आंसर कमेंट करना। इसके बारे में हम ज़्यादा व्याख्या से बात नहीं कर पाएंगे। तो जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर जिले में। पहले उदयपुर जिले में थी, नए जिलों के गठन के बाद सलूम्बर जिले में आ गई है। और जो हमारे आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने बताया है कि भाई नए जिले बन गए हैं तो नए जिलों के हिसाब से नया जीके पूछा जाएगा। तो आपको भी नया जीके के हिसाब से ही ज्योग्राफी याद रखनी है। छठा प्रश्न, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी, पार्वती, खारी, मानसी। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है? माओटा नामक झील कहाँ स्थित है? जो माओटा नामक झील है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बंदबारेट में, अलवर में, आमेर में। तो माओटा नमक झील जो है, माओटा नमक झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे उदयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान वन पाए जाते हैं? सागवान वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य राजस्थान में, उत्तर दक्षिण राजस्थान में, उत्तर पूर्व राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में। तो सागवान वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सागवान जो है वो हमारे दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागवान वन ये आपको याद रखना है, दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्वी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोटा झालावाड़ साइड पर पाए जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ इधर से इस साइड पर पाए जाते हैं हमारे सागवान वन। अगला प्रश्न मेन पूछ ले तो उदयपुर आपको आंसर कमेंट सही करना है। नवा, नवा प्रश्न है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवन घास जो है किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर। जो सेवन घास है, सेवन घास जो है वो किस क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं? तो सेवन घास की बात करें, सेवन घास जो है वो एक और मतलब कि अष्टभुज घास है, मतलब कि पशुओं के लिए। ये जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसकी बात करें तो ये मतलब कि हरी घास जो होती हैं ये मतलब कि मरुस्थल में पाई जाने वाली हरी घास होती हैं। बाकी मरुस्थल में कौन सी घास पाई जाती है? मरुदबीद, जिसे हम जेरोफाइट कहते हैं। मरुदबीद ये जो है घास पाई जाती है जिसे जेरोफाइट कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जेरोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न, दसवां प्रश्न क्या है?
मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र जैसलमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। आंसर कमेंट कीजिए। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? तो 11वां प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? बेरिलियम जो उत्पादन करता है वो दो जिले कौन से हैं? आंसर कमेंट कीजिए। नागौर, पाली, नागौर है ये। उदयपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? उदयपुर और जयपुर। मुख्यतः जो मुख्य रूप से हमारे मतलब कि जो बेरिलियम उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं? तो बेरिलियम उत्पादक जिले हैं हमारे उदयपुर और जयपुर। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? 12वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये हो जाएगी हमारे कहाँ से हुआ है? कश्मीर से, सिंध से, अफगानिस्तान से, पर्शिया से। तो ब्लू पोट्री का उद्गम कहाँ से हुआ? आंसर कमेंट कीजिए। तो कहाँ से हुआ? ये हुआ हमारे पर्शिया से। पर्शिया से इसका उद्गम हुआ। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। पर्शिया से। पर्शिया ईरान, ईरान से इसका उद्भव हुआ। राजस्थान में कहाँ पर आई सर्वप्रथम? जयपुर में। जयपुर में से कौन लाया? तो सोई मानसिंह जो है वो इसे जयपुर में लाने का श्रेय प्राप्त है। और ब्लू पोट्री किसके समय प्रसिद्ध हुई? तो सबसे स्वर्ण काल किस समय माना जाता है? राम सिंह द्वितीय के समय। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 13वां प्रश्न क्या है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो आंसर कमेंट कीजिए। रातानाडा हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? 14वें प्रश्न की बात करते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? ये तो आप सभी को आना चाहिए। जैसलमेर का सब प्राचीन नाम क्या था? यानी जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन में क्या कहते थे? सत्यपुर, आमेर, मांड, मेद। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। मांड जो था वो जैसलमेर का प्राचीन नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न क्या है? 15वें प्रश्न की बात करते हैं। आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? जो आमेर का किला है वो किस वर्ष निर्मित हुआ? 1020 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1150 ईस्वी, 1250 ईस्वी। तो आंसर कमेंट कीजिए कि आमेर का किला कब निर्मित हुआ? 1150, 1150 ईस्वी में इसका निर्माण मीणाओं द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मीणाओं द्वारा करवाया गया। और ये दुर्ग जो है काली खोह पहाड़ी पर है। ये भी आपको याद रखना है, काली खोह पहाड़ी पर है। और काली खोह पहाड़ी को आपको पता ही है क्या कहते हैं? मीणाओं का आवास स्थान कहते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? जो हुरडा सम्मेलन था उसका नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश जय सिंह ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने। तो यह आपको क्लियर भी करना है कि भाई उस समय कौन शासक? मेवाड़ का शासक था जगत सिंह, जयपुर का शासक जय सिंह था, मारवाड़ का शासक अभय सिंह था, बीकानेर का शासक जोरावर सिंह था हुरडा सम्मेलन के समय। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके सहायक, मेन सहायक कौन थे? तो जयपुर के जय सिंह थे, सवाई जय सिंह। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? 17वें प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। तो जो पृथ्वीराज रासो हैं उसके रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदई। चंद्रबरदई जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और चंद्रबरदई जो थे वो किसके मतलब किसके दरबार में थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे चंद्रबरदई। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? 18वें प्रश्न की बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी, ये कहाँ पर लगी है? ये तो ये कहाँ पर लगी है? इस पहले तो आप आंसर कमेंट कीजिए।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ये कहाँ पर लगी हैं? तो ये विजय स्तंभ पर लगी हैं। विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ की किस मंजिल पर लगी हैं? तो 8वीं मंजिल पर। 8वीं मंजिल पर विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो लगाई गई हैं। इसके रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, चेता, अत्रि कवि। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अत्रि कवि जो है वो कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे, प्रशस्ति के रचयिता। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? 19वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अबुल फजल की बात करते हैं मोहनोद नेणसी को, चयनक को, चंद्रबृदय को, पंडित झाबरमल शर्मा को। तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं पंडित झाबरमल शर्मा की। तो पंडित जो झाबरमल शर्मा है उनको क्या कहा जाता था? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का पत्रकारिता का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और चंद्रबृदय और जयानक दोनों जो थे वो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। बात करते हैं इसकी। तो अब राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोद नेणसी को। मोहनोद नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 20वें प्रश्न की बात करते हैं। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। जो चौहान वंश की रणथंभौर शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? हरिहरराज, हमीरदेव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? ये आंसर कमेंट कीजिए रणथंभौर का। तब तक बात करते हैं इसके संस्थापक की। संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज जो था यहाँ का संस्थापक था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोविंदराज जो था संस्थापक था चौहान रणथंभौर की, चौहान वंश का संस्थापक था। कब संस्थापना की थी यहाँ की? तो ये की थी, कब की थी? 1278 में। 1278 में स्थापना की थी। बात करें इसकी तो यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक था हमीरदेव। हमीरदेव जो था वो यहाँ का प्रतापी शासक था। इसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1301 में जल जोहर हुआ था। राजस्थान का पहला जल जोहर था, हमीरदेव चौहान के समय हुआ था। और हमीरदेव जो था इसने अपने पिता की 32 खंभों की, अपने पिता की जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन काल की याद में 32 खंभों की न्याय की छतरी बनवाई। ये भी याद रखना है, न्याय की छतरी बनवाई। और बात करें इसकी तो आप सभी को कमेंट करना है हमीरदेव चौहान की पुस्तक का नाम क्या था? हमीरदेव चौहान की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए कि पुस्तक का नाम क्या था। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो 21वें प्रश्न की बात करते हैं। बकरी विकास केंद्र कहाँ है? बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बात करते हैं रामसर बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? रामसर, अजमेर, बीकानेर, बोरानड़ा। तो जो बकरी विकास केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? रामसर, अजमेर में। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें बकरी विकास केंद्र पूछा है। पहले तो अगर दोनों पूछे जाए तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। रामसर जो है एग्जैक्ट जगह है, इसी कारण वही सही होगा। बाद में अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो अजमेर भी सही होगा क्योंकि रामसर अजमेर में ही पड़ता है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। जो राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम था वो कब शुरू हुआ था? 1974-75 में, 1977-78 में, और 1982-83 में, 1986-87 में। तो मरु विकास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था? 77-78 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1977-78 में मतलब कि मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। इससे जस्ट पहले 1974-75 में सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? 23वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध कहाँ की गई थी? जो सती प्रथा है वो सर्वप्रथम निषेध कहाँ की गई थी? आंसर कमेंट कीजिए।
तो बात करें सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इन चारों में से पूछा है तो आंसर इसमें इन चारों में से तो बीकानेर सही हो जाएगा। और इन सबसे पहले पूछ ले, अगर सबसे पहले पूछ ले तो बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1822 में, और बीकानेर ने 1825 में रोक लगाई थी। इसके बाद जयपुर ने 1844 में रोक लगाई थी। और सामूहिक रूप से कब रोक लगाई गई थी, यानी सर्वप्रथम मतलब जो रियासत थी उसने सर्वप्रथम जो है वो इस प्रथा पर सर्वप्रथम बिल्कुल बंद किसने किया था, तो अलवर ने सर्वप्रथम इसे बिल्कुल बंद किया था। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है, मारवाड़ में राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन एक देखते हैं पाली में, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जोधपुर में जो है वो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में थार महोत्सव, ये आपको याद रखना है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है, तो 25वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फड़, पाने, सांजी, मानने। तो जो राजस्थान में जो घर की दीवारों और चबूतरों पर मतलब कि घर गोबर से बनाया जाता है उसे मांडना कहते हैं, क्या कहते हैं, मांडना कहते हैं। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न क्या है, तो बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन देती है। बयाना प्रशस्ति जो है किस राजवंश का वर्णन देती है, मालव, सूरसेन, गुर्जर, राजपूत। तो बयाना प्रशस्ति जो है वो किस राजवंश की वर्णन मिलता है, तो बयाना प्रशस्ति में हमारे सूरसेन, ऑप्शन बी करेक्ट जो है, सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। 27वां प्रश्न क्या है, गणेश्वर सभ्यता का वर्तमान किस जिले में स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता ये वर्तमान में किस जिले में पड़ती है। आंसर कमेंट कीजिए, नीमका थाना, अनूपगढ़, दुद्दू, शाहपुरा। तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में पड़ती है, नीमका थाना जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नीमका थाना जिले में पड़ती है गणेश्वर सभ्यता। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न क्या है, वंश भास्कर रचना किसकी रचना है। जो वंश भास्कर रचना है वो किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की, श्यामल दास की, पद्मनाभ की, चाणक्य की। तो वंश भास्कर नामक रचना जो है किसकी रचना है, वो सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। और वंश भास्कर में किसका इतिहास है, बूंदी का इतिहास, बूंदी का इतिहास है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न क्या है, सरड़ा किला कहाँ स्थित है। सरड़ा दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, बिजोलिया, सलूम्बर, डीग और शाहपुरा। तो सरड़ा किला जो है कहाँ पर स्थित है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं, सरड़ा किला जो है यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी या किसान आंदोलन में संबंधित थे, भूरेलाल भैया उनको यहाँ पर कैद किया गया था। भूरेलाल भैया को यहाँ पर कैद किया गया था सराड़ा दुर्ग में। और सराड़ा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सलूम्बर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सलूम्बर में स्थित है सराड़ा किला। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है, बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है। बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, नोह सभ्यता। तो बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, आहड़ सभ्यता, क्योंकि ये बनास नदी के तट पर मतलब कि उद्गम है, यहाँ पर विकसित है, इसी कारण से आहड़ सभ्यता कहते हैं। इसे धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धूलकोट। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है, बड़ोपोल सभ्यता किस जिले में स्थित है। जो बड़ोपोल सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, अनूपगढ़। तो बड़ोपोल सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न क्या है,
तो 32वां प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कुल कितना प्रतिशत रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कुल कितना प्रतिशत है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए इसको, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का कितना प्रतिशत है, 5.67, 7%, 10.11, 10.40। तो राजस्थान की जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5.67% है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5.67% है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। जो उड़िया का पठार है किस जिले में स्थित है, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो उड़िया का पठार बता दूं मैं आपको, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। कितना ऊंचा है, 1360 मीटर, 1360 मीटर ऊंचा है। और बात करें इसकी तो सिरोही जिले में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिरोही जिले में। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। जो बालसमंद झील है वो किस जिले में स्थित है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। तो बालसमंद झील जो है वो किस जिले में स्थित है, तो बालसमंद झील हमारे जोधपुर में स्थित है। इसे क्या कहते हैं, इसे जोधपुर का नंदन कानन भी कहते हैं। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है, तो 35वां प्रश्न है, थेवा कला का संबंध है, थेवा कलाएं प्रसिद्ध थेवा कलाएं उसका संबंध कहाँ से है, प्रतापगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, जयपुर से, जोधपुर से। तो थेवा कला का संबंध किससे है, तो प्रतापगढ़ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। और यहाँ कौन सा परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकार था, सोनी परिवार, सोनी परिवार ये भी पूछा जाता है। और महेश जी सोनी जो थे इसके प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी को, भीलवाड़ा को, जोधपुर को, नागौर को। तो राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, नागौर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नागौर को है वो राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ, 5, 7, 9, 8। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7 चरणों में संपन्न हुआ, 1948 से 1956 के बीच 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है, कुंभाना का किला किस दुर्ग का प्राचीन नाम है। कुंभाना का किला किस दुर्ग का प्राचीन नाम है, नागौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। तो कुंभाना का किला जो है किस दुर्ग का प्राचीन नाम है, तो बात करें कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभाना का दुर्ग किस किले का पुराना नाम है, नागौर दुर्ग का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है, तो 39वां प्रश्न है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, मांगी बाई, अल्लाह जिल्ला बाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं, राजस्थान की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला कहा जाता है गौरी देवी को। और बात करें हमारे मरुभूमि की कोकिला, तो अल्लाह जिल्ला बाई जो है वो मरुभूमि की कोकिला हो जाएगी। पहला प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो पहला प्रश्न क्या है, तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का, जैसलमेर का, उदयपुर का, बांसवाड़ा का। तो तमाशा लोक नाट्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा लोक नाट्य। और तमाशा लोक नाट्य की बात करें, सर्वप्रथम किसके समय प्रारंभ हुआ, तो किसके समय प्रारंभ हुआ, सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय यह प्रारंभ हुआ। और बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन थे, ये आपको याद रखना है, बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट इसके प्रमुख कलाकार थे, ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, याद रखना है। तमाशा लोक नाट्य से संबंधित कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं,
रम्मत लोक नाट्य। जो रम्मत लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जो रम्मत लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं इसकी रम्मत लोक नाट्य की। बीकानेर का, जोधपुर का, बाड़मेर का, सांचौर का। तो जो रम्मत लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर का प्रसिद्ध है रम्मत लोक नाट्य। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत पूछ ले तो वो जैसलमेर से हुई। ये भी आपको याद रखना है, अगर शुरुआत पूछ ले तो वो जैसलमेर से हुई। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर का। इसकी बात करें तो इसमें जो रम्मत की बात करें, सबसे प्रमुख रम्मत, सबसे मतलब कि प्रसिद्ध रम्मत किसकी है? अमर सिंह की री रम्मत, अमर सिंह री रम्मत, ये सबसे प्रसिद्ध रम्मत है। और रम्मत खेलने वाले रमतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रमतीय। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो, अभी प्रश्न भी आ गए। रम्मत ख्याल खेलने वालों को क्या कहते हैं? तो खेलार कहते हैं, छेल्ला कहते हैं, मियाँ कहते हैं, या फिर जोगी कहते हैं। तो रम्मत ख्याल खेलने वालों को क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, खेलार या फिर रमतीय। रमतीय कहते हैं किसे? रम्मत खेलने वालों को। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, किस लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है? किस लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है? गौरी, तमाशा, रम्मत, चार बेद। तो किस लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य कहा जाता है? गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य या फिर राई लोकनाट्य। राई या फिर गौरी नाट्य, दोनों एक ही नाम है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। भीलों द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। और इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है अपना भवई लोकनाट्य। पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न कहता है कि भवई लोकनाट्य कहाँ किया जाता है? तो बात करते हैं भवई लोकनाट्य की। मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावटी में, हाड़ौती में। तो भवई लोकनाट्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है? मेवाड़ में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ में किया जाता है। और बात करें तो भवई लोक नाट्य के प्रमुख नाट्यकार की, तो प्रमुख नाट्यकार जो हैं वो बिगाजी जाट माने जाते हैं। बिगाजी जाट, बिगाजी जाट माने जाते हैं। ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कहाँ के से संबंधित है? अजमेर केकड़ी। केकड़ी नया जिला बना है, अजमेर केकड़ी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें इसी में, तो भवई लोक नाट्य के मेवाड़ से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है? तो स्वरूप कुमार इसके प्रमुख कलाकार हैं। बात हो गई बागाजी जो थे, बिग्गाजी जो थे वो इसके जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जो हाथरस शैली की नौटंकी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की, अलवर की, जैसलमेर की, जयपुर की। तो हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर की प्रसिद्ध है हाथरस की नौटंकी। बाकी भरतपुर, अलवर, सोई माधोपुर, करौली, धौलपुर यहाँ की प्रसिद्ध है नौटंकी। नौटंकी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो भरतपुर, अलवर, सोई माधोपुर और करौली धौलपुर की प्रसिद्ध है। बात करें तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सातवें प्रश्न की बात करते हैं। चार बेद लोक नाट्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जो चार बेद लोक नाट्य है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? टोंक में, सांचौर में, फलोदी में, अनूपगढ़ में। जो चार बेद लोक नाट्य है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? टोंक में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोंक में इसका प्रमुख केंद्र है। और इसे नवाबों की विद्या भी कहते हैं। इसे नवाबों का नाट्य ऐप भी कहते हैं। नवाबों का नाट्य भी कहते हैं। किसे? तो चार बेद को। चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? जो जानकी लाल भांड है वो किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? बहुरूपिया, चार बेद, रम्मत या इनमें से कोई नहीं। तो जानकी लाल भांड जो है वो किस कला के प्रमुख कलाकार है? इसके आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं जानकी लाल भांड की। तो जानकी लाल भांड को क्या कहा जाता है? मन की मैन। मन की मैन भी कहा जाता है जानकी लाल भांड को। और किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? बहुरूपीय कला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुरूपीय कला के
प्रमुख कलाकार है जानकी लाल भांड, और जानकी लाल भांड जो है वो मतलब कि मन की मैन भी कहलाते हैं। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुरूपीय कला भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है? तो नौवां प्रश्न है, मारवाड़ की रावल जाति द्वारा कौन सा ख्याल किया जाता है? जो मारवाड़ की रावल जाति है उसके द्वारा कौन सा ख्याल किया जाता है? स्वांग, चार वेद, बहुरूपिया, तमाशा। तो कौन सा जो ख्याल है वो मारवाड़ की रावल जाति द्वारा किया जाता है? स्वांग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वांग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मारवाड़ की रावल जाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें जो प्रमुख मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, वहाँ का नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। नारों का स्वांग जो किसके समय प्रारंभ हुआ? नारों का स्वांग प्रसिद्ध है जो किसके समय प्रारंभ हुआ? शाहजहां के समय। शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ और सन 1614 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? सन 1614 में प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न की बात करते हैं, नट या भाट जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है। नट या फिर भाट जनजाति द्वारा, नट या भाट जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य कौन सा है? पवई, कठपुतली, तमाशा, रम्मत। तो कौन सा जो है वो मतलब कि नट या फिर भाट जाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सा लोक नाट्य है? तो बात हो जाएगी कठपुतली लोक नाट्य। लट या फिर भाट जनजाति द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो कठपुतली लोक नाट्य किया जाता है। हमने बात की तमाशा लोक नाट्य, तमाशा लोक नाट्य की हमने प्रथम पहले ही प्रश्न में बात की। तमाशा लोक नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। और रम्मत की हमने बात की, रम्मत जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। पवई लोक नाट्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, पवई लोक नाट्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, भरतपुर में होली के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है? भरतपुर में होली के अवसर पर किस नाट्य का आयोजन किया जाता है? औरंगा नाट्य, सवारी नाट्य, नुक्कड़ नाट्य, बैठकी नाट्य। तो किसका मतलब कि आयोजन होता है जो भरतपुर में होली के अवसर पर किया जाता है? किसका आयोजन होता है? तो होली भरतपुर में होली के अवसर पर औरंगा नाट्य का आयोजन होता है। औरंगा नाट्य जो है उसमें ढोल की तान पर स्त्री और पुरुष नाचते हैं। क्या होता है? ढोल की तान पर स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं उगमराज, बंसीलाल, लच्छीराम किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? जो उगमराज, बंसीलाल और लच्छीराम है वो किस प्रमुख ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? कुचामनी ख्याल, रम्मत, शेखावटी ख्याल, इनमें से कोई नहीं। तो किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? तो हो जाएगा कुचामनी ख्याल के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। और इसके जनक माने जाते हैं लच्छीराम जी। कुचामनी ख्याल के जनक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम जी। और बात करें तो कुचामनी ख्याल की तो ये नागौर का प्रसिद्ध है। कुचामन डीडवाना अभी नया जिला बना है वहाँ का प्रसिद्ध है। नागौर कुचामन डीडवाना का प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल जो है वो किस क्षेत्र से संबंध है? चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा, करौली। तो बात करते हैं अली बख्शी ख्याल की। अली बख्शी ख्याल जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो उसकी बात करते हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अलवर का। अली बख्शी ख्याल जो है वो अलवर का प्रसिद्ध है। और इसके जनक भी माने जाते हैं वो अली बख्शी माने जाते हैं। राव अली बख्शी जो थे इसके जनक माने जाते हैं। बात करते हैं इसी में, तो जो अली बख्शी ख्याल है, अली बख्शी ख्याल जो है वो मुंडावर गांव का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मुंडावर, अलवर। मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मुंडावर अलवर का। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, मेवाड़ की अरावली क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा कौन सा नाट्य किया जाता है? जो मेवाड़ की अरावली क्षेत्र की भील जाति है उसके द्वारा कौन सा नाट्य किया जाता है? गंधर्व, गौरी, पवई, रम्मत। कौन सा लोक नाट्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है मेवाड़ की? हमने पहले प्रश्न में बात की गौरी या फिर रई नाट्य, गौरी या फिर रई नाट्य। यह मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस कला के कलाकार हैं? जो गोपी जी भट्ट हैं राजस्थान की किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी, किसके प्रमुख कलाकार हैं? तो बात हो जाएगी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमाशा। तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है गोपी जी भट्ट। ये भी याद रखना है, गोपी जी भट्ट जो है वो तमाशा के प्रमुख कलाकार हैं। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। किसके समय प्रारंभ हुआ? सोई प्रताप सिंह के समय, सोई प्रताप सिंह के समय। और इसकी बात की हमने तो इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? बंशीधर भट्ट, बंशीधर भट्ट इसके प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है, तो राजस्थान में भोई लोक नाट्य के जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी, लच्छी राम जी, बिग्गा जी, गोपाल। तो जो भोई लोक नाट्य है उसके मतलब कि जन्मदाता कौन थे? बिग्गा जी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बिग्गा जी जो थे इसके जन्मदाता थे। किस क्षेत्र से संबंधित है? केकड़ी क्षेत्र से। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, 17वें प्रश्न की बात करें, नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ का अत्यंत लोकप्रिय वाचन किया जाता है। तो पाबूजी लोक कलाकार हैं, लोक देवता हैं, साहित्यकार है, स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो हम जानते हैं पाबूजी जो एक लोक देवता हैं, उनके मतलब कि पाबूजी की फड़ का वाचन मतलब कि नाट्य के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, तो 18वां प्रश्न है, राजस्थानी नाटकों के जनक किसे कहा जाता है? जो राजस्थानी नाटक हैं उनके जनक किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल कुमार, बंशीधर, अमर सिंह, जमुना दास। तो राजस्थानी मतलब कि लोक नाट्य के क्या, तो जनक किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल कुमार को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कन्हैयालाल कुमार को जो है वो राजस्थानी नाटकों के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, रशिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? जो रशिया दंगल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं रशिया दंगल की। तो रशिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर, अलवर, डीडवाना, नागौर। रशिया दंगल जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर या फिर डीग। डीग नया जिला बना है, डीग भी आपको याद रखना है। डीग ऑप्शन में हो तो डीग करेक्ट करना है, क्योंकि अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया है कि भाई नया नया जीके पूछा जाएगा, नए जिलों के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो डीग आपको याद रखना है, डीग में प्रसिद्ध है रशिया दंगल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित लास्ट प्रश्न है, और इस टॉपिक में 20 ही प्रश्न बनते हैं। जैसा छोटा से छोटा टॉपिक यहाँ पर एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसी कारण इस टॉपिक को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तुर्रा कलंगी ख्याल का उद्भव कहाँ से हुआ? जो तुर्रा कलंगी ख्याल है उसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? चंदेरी, चिड़ावा, खंडेला, चूरू। जो तुर्रा कलंगी ख्याल है उसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? चंदेरी, मध्य प्रदेश है। चंदेरी एमपी से इसका उद्भव माना जाता है। और बात करें तो राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोसुंडा, निम्बाड़ा, चित्तौड़ का आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर प्रसिद्ध है। और इसका मतलब की बात करें तो ये जो है वो हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं। तुरा कलंगी ख्याल हिंदू मुस्लिम साथ में करते हैं। और पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जल्दी से वीडियो में जुट जाइए। बात करते हैं, राजस्थान राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील है। सहसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील। तो जो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद झील। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयसमंद झील जो है वो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील है। कहाँ पर स्थित है ये? जयसमंद झील जो है वो, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो सलूमर में, सलूम्बर जिले में स्थित है जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। इससे दो नहरें निकाली गई है, कृषि कृषि के लिए इससे दो नहरें निकाली गई है। एक तो श्याम नहर और एक भाट नहर। भाट नहर, दोनों नहरें इससे निकाली गई हैं, श्याम नहर और भाट नहर, जयसमंद झील से। तो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद झील। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पिछोला झील जो है, पिछोला झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। और राजसमंद जिले में पर है। और नक्की झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
और किस जनजाति की सबसे बड़ी पवित्र झील है मानी जाती है? नक्की झील तो कराशा जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं जमुआई माता, नागनेची माता, विरात्रा माता, स्वांग्या माता। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? पूरा राठौड़ वंश आ गया इसमें, मारवाड़ का भी आ गया और बीकानेर का भी आ गया। कौन सी है? नागनेची माता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागनेची माता जी हैं वो मारवाड़ के राठौड़ वंश या फिर राठौड़ वंश की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी नागनेची माता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है, इसकी कमेंट कीजिए। तब तक बात करें स्वांग्या माता। स्वांग्या माता जो है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। भाटी राजवंश की कुल देवी। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांग्या माता। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? बाढ़वाड़ा, बांसवाड़ा में। विरात्रा माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद हमने अभी क्या बात की कि भाई बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है? कौन सी है? करणी माता। करणी माता। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट। तो करणी माता जो है वो, करणी माता कौन है? बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था? परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था? तेजा जी ने, गोगा जी ने, बाबू जी ने, रामदेव जी ने। तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा रामदेव जी द्वारा। लोक देवता जो रामदेव जी थे, इन्होंने शुद्धि आंदोलन यहाँ पर परावर्तन आंदोलन चलाया था। यानी कि जो भी हिंदू जिनको मुस्लिम बनाया गया था, उनको वापस हिंदू बनवाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य करते हैं। कामड़िया पंथ के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। बाकी इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। तो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन से देवता जाने जाते हैं? हड़बूजी, इल्लोजी, बाबूजी, मल्लीनाथ जी। छेड़छाड़ वाले लोक देवता किसे कहते हैं? इल्लोजी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छेड़छाड़ वाले देवता या प्रेम के देवता। छेड़छाड़ वाले देवता या प्रेम के देवता या फिर बांझ बांझ निवारक लोक देवता। वांझ निवारक लोक देवता थे छेड़छाड़ वाले देवता। इलोजी को कहते हैं, प्रेम के देवता भी कहते हैं और वांझ निवारक लोक देवता भी कहते हैं। और बाबूजी को ऊंटों के देवता कहते हैं। बाबूजी जो है उनको ऊंटों के देवता के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पांचवा प्रश्न अपना। पांचवा प्रश्न क्या है? तो राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? और पांचवा प्रश्न है, आंसर कमेंट कीजिए। कोटा, नागौर, झालावाड़, जयपुर। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो इस जिले को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। पर सी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ को। झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। और कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। कौन सी? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी दोनों के नाम से कोटा को जाना जाता है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, चल मेहरानगढ़। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कौन सा दुर्ग नहीं है? मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, ये तीनों जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। इनके अलावा सोनार का किला, जैसलमेर, इनके अलावा गागरोन दुर्ग, इनके अलावा रणथंभौर दुर्ग। ये जो 6 दुर्ग हैं वो राजस्थान के किसमें शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, मथिरे की राड़ कब हुई? मथिरे की राड़ कब हुई? तो 1640 में, 1642 में, 1644 में, 1646 में। मथिरे की राड़ कब हुई? 1644 में, सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1644 में। इसके बीच हुई? नागौर के अमर सिंह, नागौर के अमर सिंह, और कौन सा था? तो बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में, कर्ण सिंह के बीच में, इनके बीच में युद्ध हुआ नौतीरे की राड़ 1644 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आठवां प्रश्न अपना। तो आठवां प्रश्न क्या है, इसकी बात करते हैं अपने, बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोरला जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ में, गले में, सिर पर, पैर में। तो बोरला नामक आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? सिर पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर पर पहना जाता है बोरला नामक आभूषण। बोरला जो है वो सिर पर का आभूषण है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है अपना, बात करते हैं। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी कोटा, शाहपुरा, झालावाड़, बूंदी। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। जो किस कब बनाई थी? तो मदन सिंह झाला के टाइम पे बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। और इसके अलावा बात करें तो अंग्रेजों द्वारा एक और रियासत बनाई गई थी, टोंक। टोंक रियासत भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी। और इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपना, और कोटा रियासत जो है, कोटा जो है वो मतलब कि कोटा जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नहीं थी, पर कोटा जो है वो अंग्रेजों द्वारा किसी को सौंपी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी, जो बप्पा रावल था उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कुंभलगढ़ को, नागदा को, गोगुंदा को, चित्तौड़ को। तो जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागदा को बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था। और वहां पर कैलाशपुरी, कैलाशपुरी में नागदा, कैलाशपुरी में किसका निर्माण करवाया था? तो एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके बाद बात करें तो चित्तौड़ को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो जेत्र सिंह ने, जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था जेत्र सिंह ने। बाकी जो बप्पा रावल के बाद की बात करें तो बप्पा रावल के बाद में आहड़ उप राजधानी जरूर बना था, आहड़ उप राजधानी बना था, उप राजधानी बना था। कौन सा? आहड़ उपराजधानी बना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? भीम सिंह ने, विजय सिंह ने, मान सिंह ने, अभय सिंह ने। तो जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना, मान सिंह। मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो जोधपुर में महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। महामंदिर का निर्माण कहाँ पर? जोधपुर में। तो मान सिंह जो था उसने किसको माना था? नाथ संप्रदाय का अनुयायी था मान सिंह, और इसने महामंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय, मान सिंह, तख्त सिंह, समर सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तख्त सिंह जो था वो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था। जो 1857 की क्रांति के समय जो युद्ध हुए थे 8 सितंबर और 18 सितंबर 1857 को, तो उनमें जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था उसमें तख्त सिंह और इसका मतलब कि किलेदार ओनार सिंह गए थे खुशहाल सिंह चंपावत के खिलाफ लड़ने। उस समय जो इसका किलेदार ओनार सिंह था, ओनार सिंह की हत्या कर दी जाती है
खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा, और खुशहाल सिंह चंपावत युद्ध जीत जाता है। और 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को जो चेल्लावास का युद्ध होता है, कौन सा, काले गोरों का या चेल्लावास का जो युद्ध होता है, उसमें मेघ मौसम की हत्या कर दी जाती है जो खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया गया था। जसवंत थड़ा था, उसका निर्माण कब करवाया गया, 1904, 1906, 1901, 1899। तो जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1899 में करवाया गया जसवंत थड़ा का निर्माण। किसने करवाया, सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने, जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह की द्वितीय की याद में करवाया गया सरदार सिंह द्वारा। कब करवाया, 1899 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या है, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था। एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था, उमेद सिंह, हनुमंत सिंह, सुमेर सिंह, सरदार सिंह। तो एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था, हनुमंत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हनुमंत सिंह जो था वो जोधपुर का शासक था। और जोधपुर को एकीकरण के समय राजस्थान में कब विलय किया गया, तो चौथे चरण में। कब किया गया, चौथे चरण में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। तो नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, सिरोही में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, करौली, भरतपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, करौली भरतपुर में, काकुंद नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, काकुंद नदी के किनारे। काकुंद नदी के किनारे बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है। करौली भरतपुर में स्थित है ये अभ्यारण्य। कौन सा, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। भरतपुर करौली में स्थित है, करौली भी कर लीजिए इसके साथ में, क्योंकि करौली और भरतपुर दोनों का नाम आता है। और काकुंद नदी के किनारे स्थित है ये। किस नदी के किनारे पूछ ले, काकुंद नदी के किनारे।